हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं बच्चों। हम चला रहे हैं अभी एग्जाम बूस्टर सीरीज, जिसमें एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और एमसीक्यू करा रहे हैं। तो क्लास 10 का एसएसटी विषय का जो इतिहास वाला पोर्शन है, उसका आज चैप्टर 3 है, मतलब 3, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का वर्णना, वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो बच्चों, हम आज इस चैप्टर के 30 इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं एवं कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा। और बच्चों, प्रश्न के साथ साथ अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ते थे, वह कहलाते थे? ए रेशम मार्ग, बी राजमार्ग, सी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जल्दी से आंसर बताइए अपना, बहुत जल्दी से। और ये बहुत साफ साफ इस चैप्टर में समझाया गया है कि उन मार्गों को क्या कहा जाता था। और सबसे ज्यादा हाईलाइट क्वेश्चन होता है ये प्रश्न, कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ए ए हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था? ए यूरोप, बी अमेरिका, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताओ बताओ बच्चों, जल्दी से जल्दी से। ए ए बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत अच्छे। ये आंसर बिल्कुल सही है, यूरोप। अगला प्रश्न, भारत के अधिकांश अनुबंध मजदूर निम्नलिखित में से किन राज्यों से विदेश भेजे जाते थे? ए केरल तमिलनाडु, बी गुजरात महाराष्ट्र, सी पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार, डी हरियाणा पंजाब। तो बच्चों, जो उस समय की बात है जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, और हमारे यहाँ से जो मजदूर थे वो विदेश भेजे जाते थे काम करने के लिए, और इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। जो अभी यूपीएससी ने टच किया था इस पोर्शन को, यहाँ से क्वेश्चन बनाया था एक। तो बताइए जल्दी से, काफी करंट में रहा था ये द हिंदू में, तो एनसीईआरटी में देखने को मिली गया आज। खैर, एनसीईआरटी से क्या बचा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से। सी सी बच्चों, इसका राइट आंसर है सी। राइट आंसर सी बिल्कुल सही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। क्योंकि बच्चों, पहले भी यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा थी, और यहाँ से मजदूरों को विदेश भेजा जाता था, अंग्रेज ले जाते थे अपने साथ काम कराने के लिए बागानों में। और फिर वो अब वहीं बस गए, और उन्हीं को अब हमारे यहाँ जब वो आते हैं या कोई करंट में सूचना रहती है उनसे रिलेटेड, तो उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है बच्चों, ठीक है? याद रखना, गिरमिटिया मजदूर। अगला प्रश्न, सन 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से, चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है इस बारे में। ए कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, बी अत्यधिक निवेश, सी बैंकों का निजीकरण, डी उद्योगों की संख्या में वृद्धि। जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसका राइट आंसर बच्चों ए होगा, ए होगा, ए होगा, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है, एनसीईआरटी का प्रश्न है तो पूछा ही जाएगा। ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी भारत। जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से। वुड्स, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, बच्चों इसके नाम में ही आंसर है, आप अंदाजा लगा लीजिए। नहीं 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 नहीं, बहक गए। नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। इसका राइट आंसर होगा बच्चों बी बी बी। मैंने थोड़ा बोल दिया कि इसके नाम में ही आंसर है, तो आप ब्रिटेन बताने लगे, पर ब्रिटेन नहीं इसका आंसर, इसका आंसर है अमेरिका। ठीक है बच्चों, बी आंसर बिल्कुल सही होगा इसका।
प्रश्न नंबर 6, रिंडरपेस्ट का संबंध है ए पेड़ पौधों की बीमारी से, बी मवेशी की बीमारी से, सी महामारी से, डी इनमें से किसी से नहीं। तो जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बी 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 बी, बहुत अच्छे बच्चों। जो रिंडर पेस्ट का संबंध बच्चों जो मवेशी की बीमारी से है, मवेशी की बीमारी से, मवेशी की बीमारी से। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था और अभी ये प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी ने भी टच किया है, और ये बाकी जैसे पीसीएस हो गया या वनडे एग्जाम हो गए, सभी में पूछा जाता है ये प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्न है और ये करंट में बहुत रहता है। जल्दी बताओ, भारत में विदेशों को कहा, मतलब भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को श्रमिक कहलाते थे। ए गिरमिटिया, बी पूर्णकालिक श्रमिक, सी सफेदिया, डी एग्रीमेंट श्रमिक। ए ए ए ए बच्चों, मैंने अभी इसका आंसर बताया था ना। ए बहुत बच्चे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ए गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया। ठीक है बच्चों, जो मजदूर हमारे यहाँ से जाते थे उस टाइम में उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है और आज भी कहा जाता है गिरमिटिया मजदूर। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। बच्चों, हर साल पूछा जा रहा है, ये बोर्ड में तो हर साल पूछा जा रहा है और वैसे भी मतलब ऑल कंप्लीशन में भी पूछा जाता है। जल्दी से बताओ। सी सी सी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सी आंसर बिल्कुल सही है, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। ए जनसंख्या में वृद्धि, बी कृषि उत्पादों में अधिकता, सी कॉर्न आयात पर नियंत्रण, डी उद्योगपतियों एवं शहरों का विरोध, शहरी लोगों का विरोध। जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था। ये एक जानवर था, एक स्थान था, सी एक फूल था, डी एक बीमारी थी। बच्चों अभी बताया मैंने आपको, अभी जिक्र किया है इस प्रश्न का, तो आंसर दीजिएगा, जिससे ये भी पता चलता है कि आप क्लास में कितनी कंसंट्रेशन से बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने ध्यान से क्लास को ले रहे हैं आप। बताओ बताओ बताओ। डी डी डी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बीमारी थी बच्चों, ये बीमारी थी, बीमारी थी, और किसमें होती थी, ये पशुओं में होती थी बच्चों, पशुओं में होती थी। ठीक है, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। ए बिल गेट्स, बी जेपी फुलटन, सी हेनरी फोर्ड, डी एंड्रयू कार्नेगी। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसका बच्चों राइट आंसर होगा सी। कोई बात नहीं, एक आध प्रश्न होता है गलत जाए फिर भी बताओ, सही जाए तब तो सही है, अगर गलत जा रहा है फिर भी बताओ, क्योंकि बच्चों अभी हम गलती कर लेंगे तो एग्जाम में नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे फिर अभी जो गलत हो जाएगा वो ध्यान आ जाता है कि हाँ यार उस टाइम मुझसे ये प्रश्न गलत हो गया था, आगे से नहीं होगा। ठीक है, हाँ इसका राइट आंसर सी है बच्चों, हेनरी फोर्ड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है। बच्चों वह विशेषता बताओ इनमें से जो 1929 में नहीं थी, 1929 की महामंदी की नहीं है। ए कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, बी काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे, सी आय और व्यापार में काफी गिरावट आई, डी नए नए उद्योग स्थापित होने लगे। जल्दी से बताओ, जल्दी से। सी सी सी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आय और व्यापार में काफी गिरावट आई थी, ये मतलब इस महामंदी से संबंधित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आजकल का विशेषता है, आजकल की मंदी की विशेषता है, उस टाइम इतना कुछ नहीं था। ठीक है, और बाकी ये तीनों हैं वो इस 1929 ईस्वी की जो महामंदी थी उसकी विशेषताएं हैं, बच्चों ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा। हाँ बताओ बच्चों, किस पर पड़ा सबसे बुरा प्रभाव। ए जापान पर, बी फ्रांस पर, सी अमेरिका पर, डी ब्रिटेन पर। जल्दी से बताओ। अमेरिका पर, अमेरिका पर, अमेरिका पर। सी सी आंसर बिल्कुल सही है, अमेरिका पर।
अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। बच्चों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वनडे एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। और वैसे बीए वगैरह और ये एकेडमिक सेशन मतलब एकेडमिक क्लासेस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, वहां तो 100% पूछा ही जाता है ये प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ए 1910 में, बी 1911 में, सी 1914 में, डी 1920 में। सी 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? ए देशों के बीच तीव्र तालमेल, बी देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना, सी आयात पर कर बढ़ाना, डी देशों के बीच नौकरी शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना। तो आपको ध्यान देना है बच्चों, मतलब इस बार यूपीएससी में मुझसे क्वेश्चन यहीं से गलत हो गया था। मैंने मतलब यही नहीं पढ़ा था कि नहीं पूछा यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी नहीं लगा हुआ है, ध्यान देना, ये दिख रहा है आपको, नहीं नहीं पूछा, नहीं, ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है आपको, नहीं, इसमें से वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सी 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 सी, हाँ बच्चों सी, इसमें से सी नहीं है, ठीक है, सी नहीं है, वैश्वीकरण की विशेषता सी नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों विशेषताएं हैं इसकी, ठीक है। अगर रॉ आंसर लिखना है आपको तो आपको ही लिखना पड़ेगा, अगर उसमें क्वेश्चन आ जाता तो ये तीनों विशेषता लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, याद कर लेना। अगला प्रश्न 16, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। ए तकनीक पर, बी कृषि क्षेत्र पर, सी परिवहन पर, डी इनमें से किसी पर नहीं। जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। देखो बच्चों, जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया था, ठीक है, तो वो भी एक महामंदी थी, ठीक है, तो उसके ही परिणाम स्वरूप, तब तो आप थे, अभी अभी तो ये आपके सामने की बात है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ रहा है, इसका मतलब पड़ा था लॉकडाउन का। जैसे अभी देखेंगे तो इतना उद्योग भी चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बट जो कृषि क्षेत्र था, जब हमें बीज ही नहीं मिलेगा, जब हम आयात मतलब कहीं से बीज का आयात ही नहीं कर पाएंगे या अपनी फसल को किसान बेच नहीं पाएंगे, तो उनके पास आय नहीं होगी, ठीक है, आय नहीं होगी तो वो जैसे डीजल हो गया या जो नीड होगी, मतलब बेसिक नीड होगी, वो पूरी नहीं कर पाएंगे, जिससे खेतों की जुताई वगैरह नहीं हो पाएगी और फसल बोने में थोड़ी कठिनाइयां होगी। तो इस प्रकार से उन पर जो कृषि क्षेत्र है, महामंदी का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी कृषि क्षेत्र पर, ठीक है। सन 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? हाँ बच्चों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी गया है 2024 में। ए कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, बी कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, सी बेरोजगारी, डी प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। देखो बच्चों, उस टाइम बैंकों का इतना रोल नहीं था, ठीक है, और बेरोजगारी का तो मतलब ही नहीं था, क्योंकि वहाँ क्या है, मजदूरी मतलब ग्रेविटी टाइप के मजदूर थे, बेगा कराया जाता था लोगों से, तो इसे महामंदी का कारण नहीं बोल सकते, प्रमुख कारण नहीं बोल सकते, ठीक है। किसी क्षेत्र में न्यूनतम उत्पादन, हाँ बच्चों, मतलब न्यूनतम उत्पादन एक प्रकार से हम्म, नहीं बच्चों, ये भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूनतम उत्पादन का मतलब है कि जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, किसी जो वस्तु होती है उसकी मांग बढ़ जाएगी, मतलब मंदी बोल रहे हैं, मंदी जब आती है जब कोई चीज लिमिट से अधिक हो जाती है, ठीक है बच्चों। आपको अर्थशास्त्र में पढ़ाएंगे सर, जो सर पढ़ा रहे हैं आपको, और पीवाईक्यू मैं ही कराऊंगा, तो अब मैं वहां पर बताऊंगा आपको कि जो जो मंदी होती है, मंदी में जो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, महंगाई और जो रहता है, उसमें हमें आपको करा दूंगा, ठीक है, आप नो टेंशन रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जी, अति उत्पादन हो गया था, जिससे जैसे अभी हमारी जो इंडिया की भारतीय रिजर्व बैंक है, अगर वो नोटों को ज्यादा छाप देगी तो इससे क्या होगा, इससे नोटों की कीमत है,
अभी 10 रुपए की चाय आ रही है, अगर लिमिट से ज्यादा नोट छाप देगी, पैसे को रुपए को ज्यादा छाप देगी बैंक, तो क्या होगा, जो अभी 10 रुपए की चाय आ रही है वही 100 रुपए में आने लगेगी। ठीक है बच्चों, जिससे क्या होगा, जिससे जो रुपए का मूल्य है वो गिर जाएगा। इसी प्रकार से जब हमारी फसल ज्यादा उत्पादन हो गई थी उस टाइम, तो फसल का मतलब मूल्य था वो बिल्कुल गिर चुका था बच्चों। इसी प्रकार से जो महामंदी आई थी। ए बिल्कुल सही। डी कॉर्न लॉ से संबंधित देश है। जर्मनी, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। बच्चों जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। और अभी मैंने इसका प्रश्न कराया था इसी क्लास में कराया था। डी डी डी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। डी आंसर बिल्कुल सही है, डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आलू, मक्का, टमाटर और मिर्ची जैसे खाद्य पदार्थों का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से हुआ था। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये यूपी पीसीएस में तो बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, कई बार रिपीट हुआ है यूपी पीसीएस में। जो एसडीएम वगैरह बनते हैं वहाँ जो एग्जाम होता है जो प्री का, उसमें और यूपीएससी में भी पूछा गया है ये प्रश्न। जो 2015 से पहले का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें पूछा जाता था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और वनडे एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं कि ये चीज कहाँ की है, इसका मूल कहाँ से है, ये चीज भारत में कहाँ से आई थी। जैसे आलू कहाँ से आया था, मक्का कहाँ से आई थी, टमाटर कहाँ से आया था, मिर्च कहाँ से आया था। और मक्का पे तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा। जल्दी से बताओ बच्चों। हाँ, तो इसमें बताओ निम्नलिखित में से किसके माध्यम से हुआ था। ठीक है बच्चों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ए चीनी रेशम मार्ग के व्यापारियों द्वारा, बी अमेरिकी इंडियनों के माध्यम से, सी अफ्रीकी गुलामों द्वारा, डी पुर्तगाली नौसैनिक के सीधे व्यापार से। तो बच्चों आपको बताना है कि हमारे यहाँ जो फसल आई थी उस टाइम, ये किसके माध्यम से आई थी। व्यापारियों के माध्यम से आई थी, तो किन कौन से व्यापारियों के माध्यम से आई थी, ये गुलामों के माध्यम से आई थी, या जो हमारे लोग इंडिया के गए थे वहां पर, वहां से आई थी, वो लेकर आए थे। तो आपको बच्चों ये बताना है। ठीक है, जल्दी से बताओ। बच्चों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकी इंडियनों के माध्यम से। ठीक है, अमेरिकी इंडियन वहां से जो लोग आए थे वो बिल्कुल अपने साथ ये फसलों के बीज लेकर आए थे और हमारे यहाँ उगाई गई थी। ठीक है, तो इसी से ही ये सब अमेरिकी मूल की, ध्यान रखना, एक सेकंड ध्यान रखना। ठीक है, ये आलू, मक्का, टमाटर और मिर्च, ये अमेरिकी मूल की फसल है बच्चों। आपसे कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर कि आलू कहाँ की मूल फसल है, या मक्का कहाँ की मूल फसल है, टमाटर कहाँ की मूल फसल है। तो आपको ध्यान रखना अमेरिका की नहीं। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक रेशम मार्ग, सिल्क रूट बोलते हैं इसे, कि नामकरण का मुख्य कारण क्या था। बच्चों हम इसे सिल्क रूट ही क्यों कहते हैं, या रेशम मार्ग ही क्यों कहते हैं। इस प्रकार से यूपीएससी में बहुत रहता है कि हम इस चीज को यही क्यों कहते हैं और क्यों नहीं कह सकते। हमारा मतलब ये रेशम मार्ग, इस रोड का मार्ग का जो नाम पड़ा वो रेशम मार्ग ही क्यों पड़ा। तो आपको बताना है। ए इस मार्ग के आसपास केवल रेशम के कीड़ों का पालन होता था। बी चीनी रेशम का इस मार्ग से पश्चिम की ओर भेजा जाना। सी यूरोपीय व्यापारियों द्वारा भारत से रेशमी वस्त्रों का आयात करना। डी इस मार्ग की सड़कें रेशम जैसी चिकनी थी। तो बच्चों आपको बताना है, इसमें तो ये नहीं होगा, डी वाला तो खैर नहीं बोल सकते कि इस मार्ग की सड़कें रेशम जैसी चिकनी थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल बाहर ही है ऑप्शन। एक चीज और सीखनी है बच्चों आपको, ये ना अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो हम उसे एलिमिनेट करना सीखते हैं। ठीक है, कि यार कौन सा इससे रिलेट नहीं कर रहा है तो उसे पहले ही उड़ा दो, काट दो, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगला बताओ जल्दी से। यूरोपीय व्यापारियों द्वारा भारत से देसी वस्त्रों का आयात करना, इसी वजह से क्या नाम पड़ेगा इतना बड़ी मार्ग का। नहीं बच्चों, ये भी नहीं है इसका, और ये भी नहीं। इसका राइट आंसर है बी,
बी 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 चीनी रेशम का इस मार्ग से पश्चिम की ओर भेजा जाना। ठीक है, जो चीनी रेशम था वहां से ये पश्चिम की ओर भेजा जाता था, मतलब यूरोप की तरफ भेजा जाता था, जो वहां पर औद्योगिक क्रांति हो गई थी। ठीक है, तो वहां से वस्त्र बनाए जाते थे, इसलिए इसे सिल्क रूट बोलते थे इसे। ठीक है, अगला प्रश्न, 16वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका को उपनिवेश बनाने की शुरुआत मुख्य रूप से किन यूरोपीय शक्तियों द्वारा की गई थी? बच्चों ध्यान देना है, दोबारा पढ़ना प्रश्न। 16वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका को उपनिवेश बनाने की शुरुआत मुख्य रूप से किन यूरोपीय शक्तियों द्वारा की गई थी? बच्चों ये प्रश्न मैंने यूपीएससी के पीवाईक्यू में देखा है। ठीक है बच्चों, हाँ बिल्कुल सेम प्रश्न देखा है। ए ब्रिटेन और फ्रांस से, बी पुर्तगाल और स्पेन से, सी जर्मनी और बेल्जियम, डी डच और इटली। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 21वें पुर्तगाल, पुर्तगाल, पुर्तगाल और स्पेन। आपको बच्चे ध्यान देना है कि भारत में आए थे, कौन आए थे सबसे पहले? आपको कमेंट बताना है कि भारत में जो विदेशी कंपनियां आई थी सबसे पहले कौन सी आई थी, मतलब कहाँ के लोग आए थे भारत में समुद्री मार्ग से। वास्को डी गामा कौन था, बताना है आपको। ठीक है, कमेंट में। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पुरानी शक्तियों के साथ कौन से नए देश औपनिवेशिक ताकतों के रूप में उभरे? ए बेल्जियम और जर्मनी, बी अमेरिका और जापान, सी स्पेन और पुर्तगाल, डी इटली और रूस। जल्दी से बताओ, जल्दी 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 से बताओ बच्चों, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। बेल्जियम और जर्मनी, देख ये आंसर बिल्कुल सही है इसका, बेल्जियम और जर्मनी। प्रश्न नंबर अगला मतलब 23 में, प्रथम विश्व युद्ध को पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध क्यों कहा जाता है? हाँ बच्चों, ये प्रश्न मतलब तर्क वाला है और ये थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न है। मैंने इसको डाल दिया था क्योंकि ये मुझे लगा कि यार ये प्रश्न आगे यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, और वनडे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, इनमें तो पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो इससे कहीं भी मतलब कोई भी पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम। उसको कोई इसमें वो नहीं है कि वो देना पड़ेगा कोर्ट में जाके कि भाई आपने यहीं से प्रश्न क्यों पूछा, ये तो सिलेबस से बाहर है, क्योंकि एनसीईआरटी का बेसिक बुक से प्रश्न है और एनसीईआरटी तो सभी पढ़े हुए होते हैं, तो इसलिए पूछ सकते हैं वो, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, और ये प्रश्न जो मैं सीरीज चला रहा हूँ एनसीईआरटी की, जो एमसीक्यू पीवाईक्यू की, जो ओनली बोर्ड एग्जाम वालों के लिए वो तो है ही। ठीक है, और जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए तो है ही, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद सीरीज है, क्योंकि बच्चों इस जो सीरीज चल रही है इस क्लास में मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करा रहा हूँ, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे क्योंकि उसी का सिलेबस है, ये बुक से है। ठीक है, दूसरी बात एनसीईआरटी के प्रश्न है ये। ठीक है, और एनसीईआरटी से किसी भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, कोई भी एग्जाम बेसिक अपनी जो सिलेबस रखता है वो एनसीईआरटी का रखता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी। ठीक है, तो वहां से प्रश्न जब मैं करा रहा हूँ आपको चैप्टर वाइज, तो आपको कर लेना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर इस प्रकार से शायद मैं ही करा रहा हूँ जो ऑल एग्जाम के लिए है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम तो इसमें है ही शामिल, बट जो कंपटीशन एग्जाम है, क्योंकि मैं एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यार एनसीईआरटी तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार से मैं दोनों को मिक्स करके लेके आता हूँ प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो बताइए इसका, प्रथम विश्व युद्ध को पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध क्यों कहा जाता है? ए क्योंकि यह केवल औद्योगिक नगरों के बीच लड़ा गया था। कोई सेंस बन रहा है? बी इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का प्रयोग हुआ था। हाँ बच्चों, ये रीजन हो सकता है, बट अभी मैं निश्चित नहीं बोल सकता क्योंकि अभी दो प्रश्न, दो कथन नीचे और भी हैं। ठीक है, इस युद्ध का संचालन केवल कारखानों के मालिकों ने किया था। बच्चों ऐसा था क्या कि केवल कोई युद्ध को केवल कारखाने या मिल मजदूर, जो मिल के उद्योगपति होते हैं, मिल के मालिक होते हैं, वही चला रहे हैं?
अभी होता है क्या? नहीं होता। भाई युद्ध तो सभी लड़ेंगे, तो इसका भी कोई मतलब सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं। और इसका आंसर, इतना बड़ा प्रश्न हुआ उतने ही जल्दी आंसर निकल जाएगा। जो मैंने PYQ सीरीज लगाई है अपनी, मैं खुद प्रिपरेशन करता हूँ, मैंने सीखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जितना बड़ा प्रश्न होगा उसका उतनी ही जल्दी आंसर निकल जाता है। ठीक है, अगला डी है, डी, इसके कारण पूरी दुनिया के उद्योग हमेशा के लिए बंद हो गए। बच्चों, कोई सेंस है इसका? हमेशा के लिए, हमेशा बोल दिया इन्होंने, हमेशा के लिए बंद हो गए, कि आज उद्योग नहीं चल रहे हैं। मतलब माइंड में दिमाग जानना है कि आज उद्योग नहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और पहले वाला तो वैसे भी गलत है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो कौन सा बचा? बी बचा। आंसर बिल्कुल सही है बी। देखो बच्चों, आए आंसर या नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं। अगर हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने कहानी को समझा है माइंड में, तो हम प्रश्न का उत्तर निकाल ही लेंगे, निकाल ही लेंगे। क्योंकि हमें जो चैप्टर का जो बेसिक सेंस होता है, जो कहानी होती है, वो समझ में आनी चाहिए बस। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैप्टर को रीड करो, उसके बाद प्रश्न तो अपने आप ही निकल जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से हम जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखे जाते हैं, यूपीएससी में लिखे जाते हैं, पीसीएस में लिखे जाते हैं, आंसर राइटिंग बोलते हैं इसे, तो इसी प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है, और आप बोर्ड एग्जाम में हैं तो इसी प्रकार से आप लिख लीजिए, यहाँ से प्रश्न आराम से लिख सकते हैं कि क्यों, अगर यही मतलब 2 नंबर में पूछा जाए प्रश्न आपसे कि 4 लाइन में इसका उत्तर दीजिए, आप आराम से दे देंगे कि यार प्रथम विश्व युद्ध को पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध क्यों कहा जाता है, बहुत आसानी से दे देंगे। इसलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आता हूँ मैं, जो पीसीएस, यूपीएससी, क्योंकि मैं एक अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसी के आधार पर बच्चों, वही है ना कि जो सीखता है वो वही बताता है। तो अब देख सकते हैं, चलो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकासशील देशों ने पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तीव्र गति के मुकाबले अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए किस समूह का गठन किया? ए, समूह 20, मतलब समूह 20, जिसे G20 बोलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले, लगभग 1 या 2 साल पहले 2025 में हुई थी G20 बैठक दिल्ली में, भारत मंडपम में। बी, समूह 77, G77। सी, यूरोपीय संघ, EU बोलते हैं इसे, ठीक है, शॉर्ट में। अभी भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया था कुछ समय पहले, और यहाँ से यूपीएससी में प्रश्न भी बना था काइंड से। डी, गुट निरपेक्ष आंदोलन, NAM। बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने इसी में जो पंचशील का सिद्धांत है वो इसी से संबंधित है, गुट निरपेक्ष। उन जब दो वैश्विक शक्ति आपस में लड़ रही थी, तो हमारे जो उस समय के प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला था कि हम नहीं इसकी तरफ जाएंगे, जो रूस था, नहीं हम सोवियत संघ की तरफ जाएंगे, नहीं हम अमेरिका की तरफ जाएंगे, हम किसी का भी साथ नहीं देंगे। और वही जो हमारी जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, इसलिए ही बताया जाता है कि हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से रही है इतिहास में, और उसी की सीख से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हमारी नीति ऐसी है। अमेरिका आज बोल रहा है कि आप हमसे तेल खरीदिए, यूरोप बोलता है कि हमसे तेल खरीदिए, बस नहीं, हम जहाँ से मन आएगा वहां से खरीदेंगे, हमें जहाँ से फायदा होगा वहां से खरीदेंगे। तो हमारी नीति शुरू से ही गुट निरपेक्षता की रही है। तो बच्चों, काफी में ये काफी थोड़े अच्छे से पढ़े हुए मेरे, तो थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे मेरा भी रिवीजन हो जाता है। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि मैं आपको खुद भी पढ़ूं, आपको भी बताऊं, और जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प हो। क्योंकि यार एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, इसका आंसर बी है, डी, डी। विकासशील देशों ने पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तीव्र प्रगति के मुकाबले अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए समूह 77, G77 का गठन किया था, याद रखना बच्चों। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 आर्थिक प्रवाहों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ए, व्यापार का प्रवाह, बी, श्रम का प्रवाह, सी, पूंजी का प्रवाह, डी, सूचना तकनीक का प्रवाह।
बच्चों ध्यान से प्रश्न पढ़ना है आपको, ध्यान से। इसका अगर आपको आंसर नहीं पता है फिर भी आंसर निकल आएगा, फिर भी निकल आएगा। यही खासियत होती है मतलब इस प्रकार के प्रश्नों में कि आपने प्रश्न नहीं पढ़ा है और कहानी को समझा है तो आप आराम से, इसका उत्तर नहीं पता है और कहानी को समझा है तो निकल जाएगा। देखो, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 आर्थिक प्रवाहों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, सूचना तकनीक का प्रवाह। बताओ बच्चों जल्दी से। देखो बच्चों, उस टाइम क्या बताया था अर्थशास्त्रियों ने? उस टाइम किसकी नीड थी 19वीं शताब्दी में? व्यापार का प्रभाव की नीड थी। राजा ने हमारे जो, अरे सॉरी, धन्य का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके बाद श्रम का प्रवाह, हमारे यहाँ से मजदूर भी जा रहे थे उधर उधर एक दूसरे देश में, ठीक है, ले जा रहे थे अंग्रेज 19वीं शताब्दी में। अगली बात, पूंजी का प्रवाह, हमारे यहाँ से पूंजी जा रही थी, ठीक है, मानव पूंजी बोलते हैं जैसे, या फिर एक प्रकार से धन पूंजी बोल सकते हैं, जा रही थी। बट उस समय क्या नहीं था, उस समय सूचना का प्रवाह अर्थशास्त्री शामिल क्यों करेंगे? ये तो मतलब सरकार शामिल करेगी ना, ये तो राजनीति की बात हो गई भाई। सूचना का प्रभाव, ये तो शासन की बात हो गई, ये तो मीडिया की बात हो गई। तो अर्थशास्त्र, यहाँ क्वेश्चन बोला है कि अर्थशास्त्रियों द्वारा, ठीक है, आपको सोचना है, सोचना है, पकड़ना है शब्द, ठीक है। आंसर निकले आएगा, निकले आया नहीं निकले आया? आंसर निकले आया कि इसका आंसर डी होगा, बिल्कुल, सूचना तकनीक का प्रभाव। सिंपल है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, एक सेकंड, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में अचानक वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या था? बच्चों आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में अचानक वृद्धि क्यों हो गई थी, इसका क्या कारण था? ए, इन्होंने ऑप्शन दिया है, ए ब्रिटेन उद्योगों का पूरी तरह से नष्ट हो जाना, बी ब्रिटिश कारखानों का युद्ध संबंधी आवश्यकताओं में व्यस्त होना तथा भारत में सैन्य सामग्रियों बनाने की मांग बढ़ना, सी भारतीयों द्वारा विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करना, डी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय उद्योगों को मुफ्त मुफ्त धन देना। तो बच्चों इसका भी आप देख सकते हैं और सिंपल है। आप ही बताओ, जब अंग्रेज हमारे यहाँ से धन कमाने के लिए आए थे तो वो क्या हमें धन देंगे मुफ्त में? वो तो ले जाने के लिए आए थे, हमें लूटने के लिए आए थे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसका तो सेंस ही नहीं है, इसे तो आप काट दीजिए। सी देखते हैं, भारतीयों द्वारा विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करना। हाँ, पूर्ण बहिष्कार किया था, सही है आपकी बात, बट वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध की बात चल रही है, ठीक है। और पूर्ण बहिष्कार करने के बाद ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि भारतीयों की एकदम अचानक से मांग बढ़ जाएगी, उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। उत्पादन में वृद्धि तो नहीं होगी, मांग बढ़ सकती है, बट औद्योगिक उत्पादन, यहाँ बोला है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि का मतलब है कि कभी हम एक वस्तु बना रहे हैं अभी, ठीक है, कोई कारण ऐसे आए, कोई रीजन ऐसे बन जाए, स्थिति ऐसी बन जाए कि हम एक चीज की 10 चीजें उत्पादन करने लगे, ठीक है। अभी हम एक फोन बना रहे हैं, कल को हम 10 फोन बनाने लगे, ये होता है मतलब उत्पादन में वृद्धि का मतलब, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना, ये भी कट जाएगा। अगला देखते हैं, ये देखने उससे पहले, ब्रिटिश उद्योगों को पूरी तरह से नष्ट हो जाना। बच्चों, क्या ब्रिटिश जो ब्रिटेन के उद्योग थे इंग्लैंड में, वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे? या पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे तो फिर ये तो ऐसा नहीं होता है ना। अगर हो जाएगा तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा जाती है देश की। अगर ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। ऐसा नहीं हुआ था उस टाइम, आपको चैप्टर में पढ़ाया गया, बताया गया अच्छे से, ऐसा नहीं हुआ था। ये बिल्कुल सही है इसमें बी, क्योंकि ब्रिटिश कारखानों का युद्ध संबंधी आवश्यकताओं में व्यस्त होना। जब ब्रिटिश मतलब युद्ध जो आवश्यकता थी उसमें व्यस्त हो गए थे और भारत में सैन्य सामग्री बनाने की मांग बढ़ने लगी थी कि भाई जब युद्ध होगा, जब ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा है तो उसे सैन्य शक्तियां, जो सैन्य जो हथियार होते हैं उनसे संबंधित सामग्री चाहिए होगी, तो वो कहाँ बनवाएंगे? जहाँ पर लोग हैं बनाने के लिए। ब्रिटेन में इतनी जनसंख्या थी नहीं, यहीं थे,
भारत में, भारत उनका उपनिवेश था, तो उन्होंने यहाँ बोला था कि भाई हमें ये सामग्री बना के दीजिए, तो इसका ये था, ठीक है। अब वो सभी कृषकों जो अपना व्यापार कर रहे थे, छोटे छोटे हमारे यहाँ व्यापारी थे, कपड़े बनाते थे, मजदूरी करते थे, उनको उन्होंने सामग्री बनाने में, युद्ध संबंधी सामग्री बनाने में लगा लिया। तो बच्चों, जब एक व्यक्ति काम कर रहा है, अगर वहाँ 10 व्यक्ति काम करने लगेंगे तो उसका उत्पादन तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो यही हुआ था उस टाइम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों से मुख्य रूप से किन फसलों का उत्पादन यूरोपीय बाजारों के लिए कराया जाता था? बच्चों, ये प्रश्न यूपीएससी ने टच किया है, ठीक है। इसी टाइप का प्रश्न है, एग्जैक्टली यही नहीं था, बट ये ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है 3-4, ये बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों से मुख्य रूप से किन फसलों का उत्पादन यूरोपीय बाजारों के लिए कराया जाता था? ए, गेहूं और चावल के लिए, बी, कपास व चीनी के लिए, सी, आलू और टमाटर के लिए, डी, चाय और कॉफी के लिए। जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। उस समय सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? बताओ। व्यापार किस पर चल रहे थे? कपास पर, कपास, चीनी, ठीक है बच्चों, बी आंसर बिल्कुल सही है इसमें, बी आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, सन 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी घाटे और आर्थिक संतुलन को संभालने के लिए किस प्रमुख वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी? ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, सी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, और डी, संयुक्त राष्ट्र संघ UN, जिसे यूनाइटेड नेशन बोलते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, और आपकी NCERT में दिया है। मैंने इसे बहुत अच्छे से, मतलब मेरा पूरा एकदम, मैंने ये देखा था वहां पर, ये चीज आपकी NCERT में चैप्टर में। देखो बच्चों, कुछ प्रश्न PYQ होते हैं, वो मैं ऑलरेडी मतलब पेपर से पेस्ट करता हूँ, और जो प्रश्न वहाँ PYQ में नहीं है, जो मुझे लगता है कि आगे भविष्य में पूछे जा सकते हैं, तो उनको मैं खुद बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मतलब एक कहानी देखी थी मैंने, इतना इसकी सामग्री थी क्वेश्चन की, तो मुझे लगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, तो करना चाहिए, तो मैंने किया, ठीक है। अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। उस समय किसकी स्थापना हुई थी? 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। बच्चों, हर एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है, और मैं नहीं है तो मैं जब भी टाइम मिलेगा तो आपको शॉर्ट में विद एग्जाम लिख के, जिसमें लिख के लाता हूँ कौन से एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, वो लिख के दिखा दूंगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका आंसर बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी आंसर बिल्कुल सही, बी आंसर बिल्कुल सही बच्चों। अगला प्रश्न, 1929 की आर्थिक महामंदी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? बताओ बच्चों, 1929 की आर्थिक महामंदी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? बच्चों, इसका आंसर मैं इसी क्लास में दे चुका हूँ, तो आपको अब ध्यान से, अगर आपने समझा होगा, क्लास को सुना होगा, तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। और नहीं सुना है, नहीं समझा है, तो भाई इसको तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि क्लास करना चाहिए। देखो, मैं भी पढ़ रहा हूँ आपकी तरह ही, बट मेरा एक ही उद्देश्य है, हम सभी यूपीएससी एस्पिरेंट का एक ही उद्देश्य होता है कि यार जो भी करें 100% देके करें, क्लास ले 101% देके, उस टाइम कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। ओनली हमारा फोकस क्लास पे होना चाहिए। किताब पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस किताब, जो कहानी चल रही है किताब में, जो चैप्टर में दिया हुआ है, किसके बारे में बात चल रही है, उस पर फोकस होना चाहिए समझने पर, ठीक है। इसी प्रकार से अभी जो क्लास चल रही है आपको उस पर फोकस करना चाहिए। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये प्रश्न इसी में बताया है क्लास में, तो आप बताओ इसका आंसर। ए, शहरी नौकर पेशा वर्ग पर, बी,
किसानों और काश्तकारों पर जो विश्व बाजार के लिए फसलें उगाते थे। सी, बड़े जमींदारों पर जो केवल लगान वसूलते थे। डी, सोने चांदी का व्यापार करने वाले सर्राफा कारोबारियों पर। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ बच्चों। बी आंसर। हाँ, कुछ बच्चों को आ रहा है आंसर, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा बेटा। ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो, तभी हम बड़े एग्जाम्स में मतलब क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपका ये हाई स्कूल है, ठीक है। हाई स्कूल में अगर आप मल्टीपल लगाया फिर भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज लेके आने अच्छी, तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा, ये क्लास को बहुत मेहनत से देखना होगा, एक एक प्रश्न को सुनना होगा ध्यान से, ठीक है, समझना होगा, और आपको आंसर राइटिंग भी अच्छे से करनी होगी, तब आप 90+ लेके आ पाओगे। क्योंकि ऑलरेडी मैंने एग्जाम को दे चुका हूँ, अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ कंपटीशन की, तो मैं समझता हूँ इस रीजन को, बट फिर भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, यही बोलूंगा। अगला प्रश्न, मतलब इसका आंसर बताइए। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं बी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बी आंसर। किसानों और काश्तकारों पर जो विश्व बाजार के लिए फसलें उगाते थे, ठीक है बच्चों, क्योंकि उनकी फसलें जाएंगी नहीं तो उनके पास मनी आएंगे नहीं, अब मनी नहीं आएंगे तो बीज नहीं खरीद पाएंगे, बीज नहीं खरीद पाएंगे तो खाना, खाना तो चलो उनके पास है, बाकी जो नीड, बेसिक नीड होती है वो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो यही रीजन हुआ था बच्चों। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय शक्तियों मुख्य रूप से किस लालच या आकर्षण के कारण अफ्रीका महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई। तो बच्चों बताना है आपको कि 19वीं शताब्दी के अंत में जो यूरोपीय शक्तियां थीं वो मुख्य रूप से किस लालच या आकर्षण के कारण अफ्रीका महाद्वीप की ओर गई या आकर्षण हुई। बताओ बच्चों, बताओ। ए, वहां की उन्नत औद्योगिक और विनिर्माण कला को सीखने के लिए। बी, विशाल भूक्षेत्र एवं समृद्ध खनिज भंडारों पर कब्जा करने के लिए। सी, वहां के स्थानीय लोगों को यूरोप में रोजगार देने के लिए। डी, रेशम मार्ग का नेटवर्क अफ्रीका के जंगलों तक पहुंचाने के लिए। बताओ बच्चों, बताओ 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 बच्चों। अब देखो, ये प्रश्न ना ऐसे करते हैं, आपको आंसर नहीं पता है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ, पर बेशक पता है आपको, पर मैं मान रहा हूँ कि आपको आंसर नहीं पता है। अब हम इसको एक टेक्निक बताता हूँ मैं आपको कि हम एग्जाम में प्रश्नों को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। अगर कोई आंसर नहीं पता होता है तो पहले तो ये सोचो कि आंसर में पूछा क्या गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ कि हम जो मल्टीपल चॉइस होते हैं उनके लिए हैंडल कैसे करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय शक्तियां मुख्य रूप से किस लालच या आकर्षण से अफ्रीका महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में ऐसा क्या है जो यूरोपीय शक्ति वहां भाग गई, वहां जाने लगी, मतलब एक प्रकार से उनके मन में लालच आ गया वहां की उन्नत औद्योगिक और विनिर्माण कला को सीखने के लिए। बच्चों, आपको दिमाग से जोड़ डालना है कि अफ्रीका महाद्वीप इतना अमीर है जो वहां की उन्नत औद्योगिक मतलब और मतलब विनिर्माण कला को सीखने के लिए यूरोपीय शक्तियां जाएंगी। यूरोप अपने आप में उस टाइम महाशक्ति हुआ करता था, ब्रिटेन भी वहीं का था, यूरोप में ही पड़ता है। तो आपको ये सोचना होता है, ठीक है। तो ये इसका तो सेंस बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, इस प्रश्न का बिल्कुल सेंस नहीं मिल रहा है। अगला देखते हैं, उससे पहले सी देख लेते हैं, वहां के स्थानीय लोगों को यूरोप में रोजगार देने के लिए। वहां के स्थानीय लोगों को यूरोप में रोजगार देने के लिए। तो बच्चों, आपको सोचना है कि अगर ये यूरोप वाले अफ्रीका के लोगों को रोजगार देना चाहेंगे तो क्या ये कंपनियां वहां जाएंगी, वहां उद्योग या वहां आकर्षण होंगे? नहीं होंगे ना। अभी भारत के जो लोग हैं वो अमेरिका में जाके अपना रोजगार कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका आ रहा है हमारे यहाँ? अमेरिका आकर्षण हो रहा है? नहीं हो रहा है ना भाई, हमें ही तो जाना पड़ रहा है, हमारे देश के लोग ही तो जा रहे हैं वहां पर। तो इसका भी सेंस नहीं बनता बिल्कुल कि यार ऐसा होगा, ठीक है, इसे तो हटाओ।
रेशम मार्ग का नेटवर्क अफ्रीका के जंगलों तक फैलाने के लिए। इसका कुछ सेंस बन रहा है कि लालच हुई थी, मतलब अफ्रीका की ओर किस लालच से आकर्षण हुई थी यूरोपीय कंपनी, मतलब शक्तियां। रेशम मार्ग का नेटवर्क, रेशम मार्ग का नेटवर्क का कुछ क्या सेंस बन रहा है, जंगलों तक फैलाने के लिए। वही औद्योगिक क्रांति थी, रेशम मार्ग वो रेशम उस समय उत्पादन हो रहा था भरपूर, ठीक है, पूरा लोग नहीं थे उस टाइम उतने, ठीक है, या उद्योग नहीं थे अफ्रीका में, क्योंकि मशीनें नहीं थी। तो अगर हम रेशम उपजा भी लेंगे तो उन्हें लाएंगे कैसे, ठीक है। और पहली बात तो वहाँ का ये मौसमी घटना है कि उस टाइम मतलब ये रेशम मार्ग मतलब रेशम वगैरह वहाँ उत्पादन हो नहीं पाता था, और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी आज की तरह वो हम कहीं भी किसी चीज को उत्पादन कर लें, चाहे खाद रासायनिक डाल के खरपतवार हटा के कर लेते हैं आजकल उत्पादन, पर उस टाइम ऐसा नहीं होता था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसको भी हटा सकते हैं। अगला जो कौन सा रह गया, बीज है, विशाल भू क्षेत्र एवं समृद्ध खनिज भंडारों पर कब्जा करने के लिए। बच्चों, अगर मानो कहीं सोना निकल रहा है, ठीक है, किसी खदान में, तो आप क्या करेंगे, उस खदान को अपने कब्जे में लेना चाहेंगे या किसी ऐसे ही छोड़ देंगे, अपने कब्जे में लेना चाहेंगे। ऐसे ही हुआ था बच्चों, आज भी अफ्रीका में बहुत बहुत कीमती खनिज खनिज पाए जाते हैं, बहुत बहुत कीमती खनिज पाए जाते हैं आज भी, और उस टाइम भी पाए जा रहे थे। यही उनका एक उद्देश्य था यूरोपीय शक्तियों का, कि हम इसे अपने कब्जे में ले लें, ठीक है बच्चों। तो हमने ये प्रश्न बिना नहीं आ रहा था हमसे, फिर भी हमने सोच सोच के हमने कहानी पढ़ी हुई है। अगर कहानी आप पढ़ेंगे ध्यान से, चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, तो एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसलिए ही बोलते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ लो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ लो, आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी वगैरह की, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि जो प्रश्न बनते हैं वो इसी से बनते हैं। और आपको हाई स्कूल में इतना कुछ पढ़ने को मिल रहा है, बट आप क्या होता है, बच्चे एक्टिंग पढ़ते नहीं है ना मेहनत से। मैं भी नहीं पढ़ा था, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं भी हाई स्कूल में नहीं पढ़ा था इतना, भाई कोई पता ही नहीं था कि आगे हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे या फिर पीसीएस की तैयारी करेंगे, तो नहीं पढ़ते ना। बट मैं बोलता हूँ पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, बच्चों बहुत काम आने वाला है। एनसीईआरटी बहुत काम आती है, बहुत काम आती है, बहुत ज्यादा काम आती है। आपको ये मेरे पीछे बुक्स दिख रही होंगी, ये आधी बुक्स इसमें एनसीईआरटी की, ठीक है, 6 से इंटर तक की और एनसीईआरटी मैंने दोबारा पढ़ी है, और सभी एस्पिरेंट पढ़ते हैं, सभी एस्पिरेंट पढ़ते हैं बच्चों। इसलिए बोल रहा हूँ अभी पढ़ लो, समय है आपके पास, 90 प्लस आएगी, 90 प्लस की छोड़िए, आपकी 95 प्लस आएगी बोर्ड एग्जाम में, अगर आप इस सेंस से पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि फिर आप किसी भी आंसर को लिख सकते हैं, किसी भी आंसर का उत्तर दे सकते हैं, जब आपने कहानी याद की है। अगर आपने एक मूवी अच्छे से देख ली तो आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाती है, और कोई व्यक्ति आपसे उस मूवी का कोई भी सीन कहीं से भी पूछ ले, आपको एकदम झट से याद आ जाता है कि हाँ भाई ये हीरो था और ये ऐसा हो रहा था, ये हीरोइन थी और उन्होंने ऐसे ऐसा किया था। याद आता है नहीं आता है, बताओ गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? आता है नहीं आता है? ये आपने, अभी आप छोटे हो गए तो आपके दादाजी ने या दादी जी ने कोई कहानी बताई होगी, आपको सुनाते हैं बच्चे छोटे बच्चों को, वो आपको कहानी आज तक याद होगी, क्योंकि उस टाइम आपने मन में इतने अच्छे से सुना था कि आज तक वो कहानी याद है। और शब्द टू शब्द, शब्द वाइज शब्द याद होगी, वर्ड टू वर्ड। पढ़ लो, बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से।